नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, और उसमें हमने बात की थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने प्रकार की होती है, जिसमें आपको बताया गया था अल्ट्रावायलेट, आईआर और एक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इन सभी के बारे में बताया गया था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रकार से काम करती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रकार से काम करती है और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रकार से काम करती है। उसके बाद हमने बात की थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का विस्तार से अध्ययन कर रहे थे हम, जिसमें हमने दो नियम के बारे में बात की थी, एक बियर का नियम और एक बियर लैम्बर्ट का नियम। उस नियम की सीमाओं के बारे में, उस नियम के लिमिटेशंस के बारे में भी हमने बात की थी कि किस तरीके से उसकी लिमिटेशंस होती है, किस तरीके से वो नियम होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी टॉपिक का अगला भाग, यूवी स्पेक्ट्रा का प्रदर्शन और विश्लेषण किस प्रकार से किया जाएगा। यूवी स्पेक्ट्रा का प्रदर्शन और विश्लेषण किस प्रकार से किया जाएगा, इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूवी स्पेक्ट्रा का प्रदर्शन और विश्लेषण। यहां पर कुछ चीजें होती हैं जिनमें कुछ को मिनिमा बोला जाता है, कुछ को मैक्सिमा बोला जाता है। मैक्सिमा का मतलब है उच्चिष्ट, मतलब जो ऊपर की तरफ जाता है, और मिनिमा का मतलब है लोअर। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम स्पेक्ट्रम का प्रदर्शन कैसे करेंगे। ग्राफ पर इस तरीके से स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहां पर आपके सामने जो स्पेक्ट्रम दे रखा है, ये इस कंपाउंड का है, इस कंपाउंड का है, और इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6 2,5 डाईमेथिल। 2 और 5 पे क्या है, 2 मैथिल लगे हुए हैं, 2,5 डाईमेथिल। उसके बाद में 2 नंबर पे और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और हेक्सेन जो 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 2,5 डाईमेथिल 2,4 हेक्साडाईइन। हेक्साडाईइन इसका हम अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। जब भी हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे तो यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है लैम्डा मैक्सिमम और एक होता है एप्सिलॉन मैक्सिमम। एप्सिलॉन होता है अवशोषणांक और लैम्डा होता है यहां पर वेवलेंथ। अवशोषणांक और वेवलेंथ के बीच में ही हम ग्राफ खींचते हैं, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनकी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। कल हम इस चीज के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहां पर एप्सिलॉन मैक्सिमम है, एप्सिलॉन मैक्सिमम, और ये क्या है, अवशोषणांक है, अब्जॉर्बेंस बोलते हैं इसको। अवशोषणांक है एप्सिलॉन मैक्सिमम। अवशोषणांक इस तरीके से बढ़ रहा है, और जो लैम्डा की वैल्यू है वो इस तरीके से बढ़ रही है। तो देखिए जिस बिंदु पर हमें सर्वाधिक, जिस लैम्डा के जिस मान पर, इसको देखने का तरीका क्या होता है, लैम्डा के या वेवलेंथ के जिस मान पर हमें उच्चतम अवशोषणांक प्राप्त होता है, हमें मैक्सिमा प्राप्त होती है, उसको नीचे मिलाते हैं और उसको कहते हैं लैम्डा मैक्सिमम। और इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम 250 के आसपास है। तो देखिए यूवी स्पेक्ट्रम में हमें प्राप्त क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रम में हमें ग्राफ प्राप्त होता है जो अवशोषणांक ए और विकिरणों की वेवलेंथ, ये विकिरणों की वेवलेंथ है लैम्डा, इसके बीच में संबंध को दर्शाता है। एग्जांपल के लिए 2,5 डाईमेथिल 2,4 हेक्साडाईन का यूवी स्पेक्ट्रम यहां पर प्रदर्शित किया गया है। जिस तरंगदैर्ध्य पर, मतलब जिस लैम्डा मैक्सिमम पर इस पदार्थ के अणु मैक्सिमम अवशोषण को प्रदर्शित करते हैं, अवशोषण गुणांक एप्सिलॉन मैक्सिमम की उच्चतम मान को प्रदर्शित करते हैं, उसे अवशोषण उच्चिष्ट कहा जाता है। ध्यान रखिए, कई बार परिभाषा आ जाती है, व्हाट इज अब्जॉर्बेंस मैक्सिमम, व्हाट इज अब्जॉर्बेशन मैक्सिमम, मतलब अवशोषण उच्चिष्ट कहां है। तो अवशोषण उच्चिष्ट क्या है, अब जो अवशोषण उच्चिष्ट का मतलब है जिस तरंगदैर्ध्य पर, देखो अवशोषण उच्चिष्ट वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य है, ये कोई अवशोषणांक की वैल्यू नहीं है। ध्यान दीजिए, जो अवशोषण उच्चिष्ट है ये वेवलेंथ की वैल्यू है।
जिस वेवलेंथ पर एप्सिलॉन मैक्सिमम का उच्चतम मान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, इसे लैम्डा मैक्सिमम से प्रदर्शित करते हैं। अब एक स्पेक्ट्रम में एक ही एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा हो ये कोई जरूरी नहीं है, किसी स्पेक्ट्रम में एक से ज्यादा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम भी हो सकते हैं। एक स्पेक्ट्रम में कई मैक्सिमम है, लैम्डा मैक्सिमम हो सकते हैं, जिनमें से जो एप्सिलॉन मैक्स है उसके मान जो होते हैं वो फिक्स होंगे। लैम्डा का मान उस ऊर्जा पर निर्भर करता है जो अणु अवशोषित करके उत्तेजित होता है। प्रत्येक यौगिक में विद्यमान समूह जो यूवी क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करते हैं, समूह की प्रकृति के आधार पर लैम्डा मैक्सिमम के अलग अलग प्रकार के मान दर्शाते हैं। मतलब अगर किसी में ये ग्रुप है तो अलग प्रकार का मान दर्शाएगा, अगर किसी में डबल बॉन्डेड ग्रुप है तो अलग प्रकार का मान दर्शाएगा, अगर किसी में ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप है तो अलग प्रकार का मान दर्शाएगा। लैम्डा मैक्सिमम की अलग अलग प्रकार के मान आते हैं और उसी के आधार पर हम किसी भी यौगिक की संरचना का निर्धारण करते हैं। देखिए अब एक आवश्यक शर्त क्या है यूवी स्पेक्ट्रम की? यूवी स्पेक्ट्रम की आवश्यक शर्त है कि किसी भी यौगिक का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसमें कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक असंतृप्त समूह होना चाहिए। असंतृप्त का मतलब होता है जो इस प्रकार का समूह असंतृप्त समूह होता है जिस समूह में डबल बॉन्ड वगैरह पाए जाते हों, वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड ग्रुप है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। एक असंतृप्त समूह हो तथा या इसके साथ में, ये तो जरूरी है, ये तो होना चाहिए, अथवा अगर ये नहीं है तो उसके साथ में क्या होना चाहिए, अबंधी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो। दोनों भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि डबल बॉन्ड हो उसमें, हो सकता है ये दोनों हो सकता है अकेला जो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म ही उपस्थित हो, ये ना हो। तो इसका मतलब यूवी स्पेक्ट्रम के लिए एक आवश्यक शर्त ये है कि उसमें कम से कम एक असंतृप्त समूह, एक से ज्यादा हो सकते हैं, अथवा एक बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म आवश्यक रूप से हो। इससे अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की संभावना बनेगी। अब अगर ये होगा तो क्योंकि हमने कल भी बात की थी कि जो अल्ट्रावायलेट होता है इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और इसके अंदर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के ऊपर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में मूव करते हैं, और उसके दौरान जितनी भी ऊर्जा का अवशोषण करते हैं उसी के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि उस पदार्थ की संरचना किस प्रकार की होगी, और इसी से हम एक यूवी स्पेक्ट्रम को प्राप्त करते हैं। देखिए आगे एक बात आपको ध्यान रखनी है, यूवी स्पेक्ट्रम में यूवी स्पेक्ट्रम पूरे अणु को प्रदर्शित नहीं करता। यूवी स्पेक्ट्रम आपको यह नहीं बताता कि उसमें कितने कार्बन पाए जाएंगे, कितने हाइड्रोजन पाए जाएंगे, कितने ऑक्सीजन पाए जाएंगे, इनके बारे में नहीं बताता। वो आपको बताता है समूहों के बारे में, संरचनात्मक समूह क्या है, मतलब उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं उनको दर्शाता है, पूरे अणु की संरचना को नहीं दर्शाता। तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है कि यूवी स्पेक्ट्रम किसी अणु के एक संरचनात्मक समूह को प्रदर्शित करता है, पूरे अणु को नहीं। अतः कोलेस्ट का मतलब है जो श्रृंखला आगे की तरफ भी बढ़ती है, ये श्रृंखलाएं होती हैं इस तरीके से बढ़ती रहती हैं। कोलेस्ट 3 on A तथा मेसिटिल ऑक्साइड एक दूसरे के भिन्न यौगिक हैं। मेसिटिल ऑक्साइड अलग प्रकार का यौगिक होता है और ये कोलेस्ट है। कोलेस्ट 3 on ये कोलेस्ट है, ये श्रृंखला आगे भी बढ़ रही है। तो ये और ये मेसिटिल ऑक्साइड है, ये दोनों अलग अलग प्रकार के यौगिक हैं, लेकिन इन दोनों में ये समूह सेम है। देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से, इन दोनों में एक समूह सेम है, वो ये वाला है, यहाँ ये और यहाँ ये, ठीक है। अब इसके कारण इन दोनों के स्पेक्ट्रा एक जैसे प्राप्त होते हैं। देखो एक तो ये समूह है, ये वाला समान संरचनात्मक इकाई है, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन है, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसी वजह से इनके जो संक्रमण है, इनके जो ग्राफ है वो क्या प्राप्त होंगे, एक जैसे प्राप्त होंगे। जबकि ये एक अलग प्रकार का, ये क्या है, चक्रीय प्रकार का यौगिक है, साइक्लिक कंपाउंड है, और ये
एक नॉर्मल टाइप का एलिफेटिक कंपाउंड है जो नॉन साइक्लिक है। लेकिन इन दोनों में यहाँ पर ये और यहाँ पर ये समूह पाए जाने के कारण इन दोनों का जो स्पेक्ट्रम होगा वो लगभग एक जैसा दिखाई देगा। यहाँ पर उच्चिष्ट आता है इस जगह पर, फिर यहाँ निम्निष्ट, फिर और नीचे की तरफ। तो इन दोनों का जो स्पेक्ट्रम है, देखिए एक का स्पेक्ट्रम ये रहा, ये इसका है, ठीक है, और ये किसका है, इसका है। तो इन दोनों का स्पेक्ट्रम लगभग एक जैसा है। तो इससे हमें एक चीज सिद्ध होती है, वो ये कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से या यूवी स्पेक्ट्रम से हम किसी अणु की पूरी संरचना को नहीं देख सकते, जबकि इनकी पूरी संरचना अलग अलग है। इसकी और इसकी संरचना बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन संरचना अलग होने के बावजूद भी इनमें समूह एक जैसा पाया जाता है। इसी वजह से ये दोनों एक जैसे स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो यूवी स्पेक्ट्रा है, यूवी स्पेक्ट्रा किसी समूह के बारे में बताता है, ना कि संपूर्ण संरचना के बारे में। और दूसरा, यूवी स्पेक्ट्रा जो है, यूवी स्पेक्ट्रा में किन्हीं दो पदार्थों के, दोनों अलग अलग हों, किन्हीं दो पदार्थों के स्पेक्ट्रम लगभग एक जैसे भी आ सकते हैं। और तीसरी चीज, यूवी स्पेक्ट्रम की आवश्यक शर्त वो कौन सी है? किसी यौगिक का यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक शर्त है कि इसमें कम से कम एक असंतृप्त समूह होना चाहिए, अथवा कम से कम एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, अथवा दोनों उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार। अब देखिए यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन किसी भी यौगिक में होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहलाता है। तो यहां पर हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्रकार के स्तरों पे जा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन सिग्मा से पाई में जा सकता है, सिग्मा से सिग्मा में जा सकता है, पाई से पाई में जा सकता है। अलग अलग प्रकार के वो हम देखते हैं कौन कौन से होंगे इसमें, वो हम देखेंगे कौन कौन से होंगे। कई इसमें से वर्जित होते हैं, कई इसमें अनुमत होते हैं, मतलब कई फॉरबिडन होते हैं और कई अलाउड होते हैं। उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए किसी भी पदार्थ के बारे में अगर हम बात करें तो पदार्थ के अणुओं में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं बंधी या बॉन्डिंग प्रकार के इलेक्ट्रॉन, और दूसरे होते हैं अबंधी या नॉन बॉन्डिंग प्रकार के इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बंधी इलेक्ट्रॉन क्या है? वह इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा अथवा पाई बंधी कक्षकों में पाए जाते हैं। सिग्मा बंधी कक्षक निम्नतर ऊर्जा स्तर पर होते हैं, जबकि पाई बंधी कक्षक कुछ उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं। जैसे अपने सिग्मा और पाई के बारे में बात करते हैं तो सिग्मा ये वाला लेवल है तो पाई यहाँ पर होगा, सिग्मा यहाँ पर है तो पाई यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद अबंधी या एकांकी इलेक्ट्रॉन जो अबंधी आणविक कक्षकों में रहते हैं और जिनकी ऊर्जा परमाणुीय कक्षकों के बराबरी होती है उसको अबंधी कहते हैं। मतलब दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, एक तो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिग्मा और एक होते हैं पाई। सिग्मा की एनर्जी कुछ कम होती है और ये हमेशा कक्षकों के जो समक्षीय अतिव्यापन होता है, मतलब कोएक्सियल अतिव्यापन होता है, उसके द्वारा बनते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा। और जो पाई होता है ये हमेशा कक्षकों की जो बायलैटरल इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, दोनों आपस में यहाँ इस तरीके से आपस में जुड़ेंगे तो उससे जो कक्षकों का निर्माण होगा उसको पाई प्रकार के कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रकार के होंगे। अब कार्बनिक अणुओं में तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सबसे पहले तो वह इलेक्ट्रॉन होंगे जो सिग्मा कक्षक में रहते हैं, सिग्मा कक्षक के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दूसरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो पाई कक्षक में रहते हैं, और तीसरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो एन कक्षक में रहते हैं। अब ये एन वाले कौन से? एन वालों को ही क्या कहा जाता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अबंधी प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बंधी प्रकार के, पाई बंधी प्रकार के।
जबकि जो बचे हुए रहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के, उनको कहते हैं NBE, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर संक्रमण सममितीय अनुमयता के आधार पर, मतलब सिमेट्रिकल जो परमेबिलिटी है, जो सिमेट्रिकल परमिशन है, उसके आधार पर 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संभव होते हैं। तो कौन कौन से? सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाया जा सकता है, ठीक है। पाई से पाई स्टार में जाया जा सकता है। पाई स्टार होता है अबंधी और पाई होता है बंधी। सिग्मा होता है बंधी और सिग्मा स्टार होता है अबंधी। देखो, जब अणुओं में केवल, सबसे पहले सिग्मा और सिग्मा स्टार के बारे में बात करते हैं। जब अणुओं में केवल सिग्मा बंध हो, अर्थात संतृप्त प्रकार के यौगिक हों। अब यहां पर ये जो यौगिक है ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते। सबसे पहली बात तो सिग्मा से सिग्मा स्टार का जो भी ट्रांजिशन होगा, इसका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में केवल और केवल सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। इसकी सहायता से हम जो सिग्मा बॉन्ड वाले यौगिक हैं उनकी संरचनाओं का अध्ययन नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, जब अणुओं में केवल सिग्मा बंध हो, उदाहरण के लिए संतृप्त प्रकार के हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे यौगिकों में सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। अब सिग्मा और सिग्मा स्टार कक्षकों के बीच का ऊर्जा अंतर बहुत अधिक होता है। देखिए, अगर हम बात करें इन कक्षकों के बारे में तो आप यहां पर इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये सिग्मा होता है, सबसे ऊपर सिग्मा स्टार, बीच में पाई, फिर एन, फिर पाई स्टार। देखो, इसको यहां पर अपन बना भी लेते हैं। देखिए, इस तरीके से ये कक्षक होते हैं। देखो, ये है सिग्मा, ये है पाई, ये है एन, ये है पाई स्टार, ये है सिग्मा। ठीक है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, किसी में केवल सिग्मा कक्षक ही है, तो सिग्मा कक्षक में 2 ही चीजें होंगी, एक होगा सिग्मा और एक होगा सिग्मा स्टार। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसको इतनी ऊर्जा कभी नहीं मिल सकती, कम से कम यूवी क्षेत्र से तो इतनी ऊर्जा कभी नहीं मिल सकती कि ये यहां से यहां पर चला जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं। जो भी इलेक्ट्रॉन यहां पर है, मतलब सिग्मा कक्षक के अंदर है, उसको कभी भी इतनी ऊर्जा नहीं मिल सकती, यूवी क्षेत्र में इतनी ऊर्जा उसको अवेलेबल नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर और ऊपर चला जाए। तो इसका मतलब सिग्मा से सिग्मा स्टार जो है, सिग्मा से सिग्मा स्टार जो है वो यूवी क्षेत्र में नहीं होता। इसीलिए इनका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? विलायक या सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे यौगिक निर्वात यूवी किरणों का अवशोषण करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रल क्षेत्र के लिए पारदर्शी होते हैं और हेक्सेन एग्जांपल है, हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन का विलायक के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे पाई से पाई स्टार संक्रमण के बारे में कि पाई से पाई स्टार संक्रमण किस प्रकार का होता है। देखो, पाई से पाई स्टार में पाई बॉन्ड पाया जाता है, पाई बॉन्ड पाया जाता है। अब ये पाई है और इसके ऊपर वाला पाई स्टार है। जैसे यहाँ पर ये पाई है, यहाँ पर ये सिग्मा है, फिर ये पाई है, फिर ये एन है, फिर ये पाई स्टार है। तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कुछ कम है सिग्मा की तुलना में, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और जिसमें पाई होगा, इसका मतलब वहां पर पाई बॉन्ड पाया जा रहा है, और जहां पर पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है? असंतृप्त या अनसैचुरेटेड प्रकार का कंपाउंड होता है। देखिए, जब कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा के अतिरिक्त पाई बंध भी विद्यमान होता है, उदाहरण क्या हो गया? डबल बॉन्ड वाला जिसको एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला जिसको एल्काइन कहते हैं, तो उनमें पाई से पाई स्टार संक्रमण भी होते हैं। पाई कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा कक्षकों से अधिक होती है। देखिए, नीचे सिग्मा कक्षक आएंगे, उसके बाद में कौन से आएंगे? पाई कक्षक आएंगे। लेकिन पाई से पाई स्टार के बीच का ये वाला जो एनर्जी गैप है, ये पाई स्टार है, ये पाई है, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम होने के कारण ये यूवी क्षेत्र से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर वाले क्षेत्र में जा सकता है। पाई कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा कक्षकों से अधिक होती है, जबकि पाई स्टार कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा स्टार कक्षकों से कम होती है। उसको हम अभी बना चुके हैं। अतः पाई और पाई स्टार कक्षकों की ऊर्जा का अंतर कम होने से यूवी प्रकाश के अवशोषण के द्वारा ये संक्रमण आसानी से संभव हो जाते हैं। तो पाई से पाई स्टार संक्रमण से स्पेक्ट्रम में 200 से 300 nm वेवलेंथ पर ही लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित हो जाती है और इसे के बैंड कहा जाता है। अब इसे क्या कहा जाता है? के बैंड कहा जाता है।
एरोमेटिक यौगिकों के जो एरोमेटिक यौगिकों में जब यही प्रकार प्रदर्शित हो, क्योंकि एरोमेटिक यौगिकों में इस प्रकार से एरोमेटिक यौगिक होते हैं, ये एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है, बेंजीन है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। इस पाई बॉन्ड के कारण यहाँ पर भी पाई से पाई स्टार संक्रमण संभव हो सकते हैं, लेकिन उनको क्या कहा जाता है, ई बैंड कहा जाता है। हम हमारे पास एक एथिलीन का एक अणु है, ये रहा एथिलीन का अणु, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर ये पाई है, जब हमने पाई कक्षक को लिया, और यहां पर ये पाई स्टार है। अब यहां से ऊपर जाने के लिए इस प्रकार की अवस्था होनी चाहिए, ऊपर वाले कक्षक इसके साथ मिल जाए, इस प्रकार की अवस्था हो जाए। तो अब इसके लिए जो इसको इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है यूवी क्षेत्र से, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। तो देखो यहां से क्या होगा, पहले दोनों इलेक्ट्रॉन पाई के अंदर थे, अब जैसे ही उसको यूवी क्षेत्र से ऊर्जा मिली 200 से 300 nm की वेवलेंथ पर जो उसको ऊर्जा जो उसके लिए पर्याप्त होती है, उसको ग्रहण करता है और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। दोनों की जो स्पिन है वो एक जैसी हो जाती है। यहाँ पर दोनों विपरीत स्पिन के हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की स्पिन जो होती है वो एक जैसी हो जाती है। तो ये है एथिलीनिक, एथिल टाइप का, मतलब जिसमें डबल बॉन्डेड है उस टाइप का अणु है, उसमें पाई से पाई स्टार संक्रमण किस प्रकार से संभव होता है। नेक्स्ट देखिए, सिग्मा से एन से पाई स्टार, समिति अन्वयता के कारण, मतलब सिमेट्रिकल रूप से परमिशन है इसकी, सिमेट्रिकल परमिसिबल के कारण सिग्मा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर सिग्मा स्टार कक्षकों में जा सकते हैं। अब ये ध्यान रखना कि सिग्मा से कहां जाएंगे, सिग्मा स्टार में, ठीक है। जबकि एन इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कक्षकों की उपलब्धता से के हिसाब से सिग्मा स्टार में भी जा सकते हैं, पाई स्टार में भी जा सकते हैं। चूंकि पाई स्टार कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा स्टार से कम होती है, तो यदि पाई कक्षक उपलब्ध हो तो एन इलेक्ट्रॉन पाई स्टार कक्षक में ही जाएगा, सिग्मा स्टार कक्षक में नहीं। तो देखिए एक बार इस चीज को आप एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिए, जो हमने यहां पर बनाया था। देखो देखिए, अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा सकता, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां, मतलब उसकी परमिशेबल तो है, मतलब सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में जो ऊर्जा गैप है वो इतना अधिक है कि वो इसको पार नहीं कर सकता। पाई वाला पाई स्टार तक जा सकता है, लेकिन एन वाला जो है, एन वाला कहां जाएगा, एन वाला पाई स्टार में भी जा सकता है और एन वाला सिग्मा स्टार में भी जा सकता है, दोनों में जा सकता है। मतलब एन से सिग्मा स्टार भी हो सकता है, एन से पाई स्टार भी हो सकता है, दोनों प्रकार की चीजें हो सकती हैं। लेकिन पाई स्टार की ऊर्जा कम होती है, जब पाई स्टार की ऊर्जा कम होती है तो एन में जो आयबंदी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा लगभग ज्यादातर परिस्थितियों में पाई स्टार के अंदर ही जाने को प्रायिकता देते हैं, जिसको हम कहते हैं एन से पाई स्टार संक्रमण। और ये केवल उन्हीं में पाया जाएगा जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होंगे, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ ये देखिए, यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। देखिए कार्बोनिल यौगिकों में सी डबल बॉन्ड समूह होता है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पाई स्टार बंद होने के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु में, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन भी है इसमें, और उसके अलावा ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर अबंधित इलेक्ट्रॉन भी है 2। तो इन यौगिकों की न्यूनतम ऊर्जा उत्तर एन से पाई स्टार संक्रमण अभिलाक्षणिक संक्रमण होते हैं। ऐसे यौगिकों में जो ये यौगिक है, मतलब कार्बोनिल प्रकार के जो भी यौगिक हैं उनमें पाई से एन से पाई स्टार संक्रमण उनका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब उनमें ये होगा ही होगा। और किस तरंगदैर्ध्य पर हो जाता है, 300 nm पर, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर बैंड। ध्यान दीजिए, पाई से पाई स्टार अगर एलिफेटिक प्रकार के कंपाउंड में होता है जो 200 से 300 nm के बीच में होगा, उसको बोलते हैं के बैंड। और अगर यही कंडीशन किसी एरोमेटिक प्रकार के कंपाउंड में होती है उसको बोलते हैं ई बैंड। और अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एन से पाई स्टार की कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं आर बैंड। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, अब देखिए इसमें कौन कौन से होंगे जो हमारे पास कार्बोनिल है, उसमें किस किस प्रकार के होंगे। देखिए ये कार्बोनिल समूह में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है, पाई से पाई स्टार का भी हो सकता है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, और एन से पाई स्टार का भी हो सकता है, ठीक है।
पाई से पाई स्टार का कुछ कम ऊर्जा पर होगा और एन से पाई स्टार का कुछ अधिक ऊर्जा पर होगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है सिग्मा से सिग्मा स्टार ये रहा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि इतना एनर्जी गैप इसमें नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई है, पाई वाले कहां जा सकते हैं, पाई स्टार में जा सकते हैं। एन वाले इलेक्ट्रॉन भी कहां जा सकते हैं, पाई स्टार में। देखिए यहां पर ये दर्शा रखा है कि जो पाई वाले इलेक्ट्रॉन है ये पाई स्टार में जा सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर एन से पाई स्टार संक्रमण हो जाएगा। ये पाई से पाई स्टार प्रकार का संक्रमण है। अगर पाई के इलेक्ट्रॉन पाई में जाएंगे तो इस तरीके से संक्रमण होगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और ये मिल जाएंगे, पाई से पाई स्टार का संक्रमण हो जाएगा। और अगर एन से पाई स्टार तक जाएंगे तो इसको एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन बोलते हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एन वाले इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में नहीं जाते। एक्चुअली उसका रीजन क्या है कि एन और सिग्मा के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए 4 प्रकार का ट्रांजिशन होगा, वो कौन कौन सा उसमें हम देखते हैं। चौथा है एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यदि अणुओं में ए-बंदी इलेक्ट्रॉन तो हों, मतलब एन इलेक्ट्रॉन तो हों लेकिन पाई बंद ना हो, मतलब अगर एन इलेक्ट्रॉन भी है पाई बॉन्ड भी है तब तो इनके बीच में ही होगा। और अगर एन इलेक्ट्रॉन है लेकिन पाई बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है, तब ये होगा एन से पाई, एन से सिग्मा स्टार। एग्जांपल के लिए ये ROH अल्कोहल है, यहां पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पर एन इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एन इलेक्ट्रॉन तो यहां पर है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड यहां पर है ही नहीं, तो पाई इलेक्ट्रॉन होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो इस कंडीशन में एन से सिग्मा स्टार तक क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होता, ये ध्यान रखना। मतलब सिग्मा सिग्मा स्टार में जा सकता है, 4 ही प्रकार के ट्रांजिशन हो सकते हैं। सिग्मा सिग्मा स्टार में जा सकता है, पाई पाई स्टार में जा सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। एन जो है वो सिग्मा स्टार में भी जा सकता है और एन जो है वो पाई स्टार में भी जा सकता है। इस तरीके से इनकी एनर्जी की जो होती है वो वैल्यूएशन होती है, इस तरीके से इनकी एनर्जी बढ़ती है। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि एन वाला नीचे नहीं आ सकता, पाई वाला नीचे नहीं आ सकता, ऊपर जा सकता है। और एक और चीज ध्यान देनी है कि इनमें सिमेट्री के कारण, सिमेट्री का मतलब है सिग्मा कक्षक जो होते हैं, सिग्मा कक्षकों को ज्यादातर परिस्थितियों में गोलाकार माना जाता है या उनमें अक्षीय प्रकार के अतिव्यापन से सिग्मा कक्षकों का निर्माण होता है, तो उनकी सिमेट्री अलग होती है। जबकि हम पाई के बारे में बात करते हैं तो पाई का जो आपस में अतिव्यापन होगा वो पार्श्वीय प्रकार का अतिव्यापन होगा। पार्श्व मतलब साइड वाइज उसमें ओवरलैपिंग होगी, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग प्रकार की होती है, उनकी सिमेट्री जो होती है वो अलग प्रकार की होती है। तो इस वजह से सिमेट्री को देखते हुए सिग्मा से सिग्मा स्टार में पॉसिबल है। सबसे पहला संक्रमण सिग्मा से सिग्मा स्टार, दूसरा संक्रमण पाई से पाई स्टार, तीसरा संक्रमण एन से सिग्मा स्टार भी हो सकता है और एन से पाई स्टार भी हो सकता है। 4 ही प्रकार के संक्रमण पॉसिबल हैं सिमेट्रिकली। सिग्मा से सिग्मा स्टार जो कि सामान्यतः नहीं होता क्योंकि उसके लिए एनर्जी इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। सिग्मा से सिग्मा स्टार जो कि सामान्यतः नहीं होता क्योंकि उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है कि वो यूवी क्षेत्र से उसको नहीं लिया जा सकता। इसीलिए जिनमें सिंगल बॉन्ड ही है वो सिग्मा होंगे सभी, जिनमें सिंगल बॉन्ड ही है उनको हम अल्ट्रावायलेट के अंदर यूज नहीं करते। और नेक्स्ट जब हम बात करते हैं दूसरे में, अल्ट्रावायलेट में केवल उनको विलायक के रूप में यूज किया जाता है, उनका कोई अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम नहीं होता। दूसरे प्रकार का होता है जिसमें पाई बॉन्ड ही पाए जाते हैं, जैसे डबल बॉन्डेड हो गया, ट्रिपल बॉन्डेड हो गया, ये वाले, ठीक है। पाई बॉन्ड में पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन पॉसिबल है, 200 से 300 nm के बीच में हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरे टाइप के होते हैं ये होते हैं जिनमें बॉन्ड्स भी जिनमें पाए जाते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी पाए जाते हैं और डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं, दोनों चीजें पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला C डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पर देखो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो इस पोजीशन में क्या होगा,
जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो नॉन बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन तो n कक्षक में रहेंगे और वो पाई में भी जा सकते हैं, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर कौन सा है, देखो n के जस्ट ऊपर पाई स्टार है, तो n से पाई में जा सकते हैं। उसके अलावा n से सिग्मा में भी जा सकते हैं, लेकिन ये किस कक्षक में जाएंगे, फोर्थ टाइप का जो होता है n से सिग्मा स्टार होता है, वो कब जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन तो है, मतलब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है वहां पर, लेकिन उसके अलावा वहां पर डबल बॉन्ड नहीं है। तो इस प्रकार का कंपाउंड जैसे हो गया C2H5OH, तो यहां पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहां पर एक ही संभावना बनती है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करेंगे तो यहां से ये तो n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, सिग्मा स्टार में। ये 200 से 250 mm पर अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं। तो 4 प्रकार का होता है ये, चारों के आपको एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। सबसे पहले सिग्मा से सिग्मा स्टार, नॉर्मल प्रकार की एल्केन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन वगैरह ये प्रदर्शित करती हैं और इनका विलायक के रूप में यूज करते हैं। दूसरा है पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार सभी प्रकार के जिनमें डबल बॉन्डेड वगैरह पाए जाते हैं वो सभी इसको प्रदर्शित करते हैं, एल्कीन, एल्काइन वगैरह। उसके बाद में है एन से पाई स्टार, एन से पाई स्टार कार्बोनिल कंपाउंड प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसे जिसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता हो और उसके साथ साथ डबल बॉन्ड भी पाया जाता हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का होता है वो होता है सिग्मा से एन से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार वो प्रदर्शित करते हैं जिसमें पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता, केवल एबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म और सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। तो एक बार आप इस डायग्राम को देख लो, इस डायग्राम को नोट डाउन कर लो, जिससे कि आप इसको आसानी से एग्जाम के अंदर बना सकें अगर आता है तो। ये कार्बोनिल कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोनिल कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किस प्रकार से होता है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इनमें आपको एक और ध्यान देना है, आपको इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करना है, इनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बात करनी है, इसके अलावा इनके कौन से कहां पर ये अवशोषण प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में बात करना है। तो आई होप कि आपने इसको अभी तक बना दिया होगा। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कहीं पर संयुग्मन हो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तक तो हमने ये देखा अब देखिए एक बार आप एनर्जी का और देख लीजिए। सिग्मा से सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा है क्योंकि ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। यहां सिग्मा, यहां पाई, यहां एन, यहां पाई स्टार और यहां सिग्मा स्टार, तो ये वाला एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है। तो देखो सिग्मा से सिग्मा स्टार एनर्जी गैप सबसे ज्यादा एनर्जी उसकी। एन से सिग्मा स्टार ये वाली जो एनर्जी है ये दूसरे नंबर पे है, ये एनर्जी दूसरे नंबर पे है एन से सिग्मा स्टार। और ये एन से पाई स्टार ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी बराबर होते हैं, मतलब पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जितनी एन से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए होती है। तो ये दोनों की एनर्जी जो होती है वो लगभग इक्वल होती है। और लास्ट में होती है एन से पाई स्टार, ठीक है। एन से पाई स्टार की सबसे कम एनर्जी होती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एनर्जी का क्रम क्या है, तो एनर्जी का क्रम आपको यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एकांतर क्रम में बॉन्ड्स का लगे होना, अर्थात पैरेलल पोजीशन में अगर एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो इस प्रोसेस को संयुग्मन या कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस पैरेलल में इस तरीके से अगर पैटर्न होता है, कहीं कॉन्जुगेशन पाया जाता है, तो उस कॉन्जुगेशन का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में संयुग्मन का प्रभाव महत्वपूर्ण है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण निम्न ऊर्जा से ऊपर ऊर्जा वाले कक्षकों में होता है। उदाहरण के लिए एथिलीन के एक अणु में केवल एक ही पाई बंध है, तो दो प्रकार के पाई कक्षक बनेंगे जिसमें एक पाई स्टार होगा, एक पाई होगा और एक पाई स्टार होगा, और इलेक्ट्रॉन पाई से पाई स्टार कक्षक की तरफ चले जाएंगे। लेकिन यदि इसमें संयुग्मन हो जाए, अर्थात ये तो एथिलीन है, एथिलीन में तो एक ही डबल बॉन्ड है, तो दो ही कक्षक बनेंगे पाई और पाई स्टार। लेकिन यहां पर हमने संयुग्मन करके एक और डबल बॉन्ड इसमें जोड़ दिया, तो इसमें दो प्रकार के कक्षक बन जाएंगे। दो बंधी बनेंगे कौन से, पाई 1 और पाई 2, और दो विपरीत बंधी बनेंगे पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जो है वो पाई 2 से पाई 3 में चला जाएगा, पाई 3 स्टार में चला जाएगा, और
पाई से पाई स्टार में भी होगा, दोनों तरीके से होगा, लेकिन ऊर्जा का अंतर जो है वो पाई 2 से पाई 3 स्टार का कम होगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन वहां पर ज्यादा जाएंगे। अतः अवशोषण अलग अलग वेवलेंथ पर आएगा। और अगर संयुग्मन से एक और बंद आ जाए, जैसे यहाँ पर है 3 प्रकार के बंद आ जाए, तो ये और भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर ल्यूमो की संभावना आ जाए। अब ल्यूमो और होमो दो चीजें होती हैं। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब उच्चतर ऊर्जा का हो लेकिन भरा हुआ हो। अब देखो जो पाई वगैरह होते हैं, जो स्टार वाले होते हैं, इसमें ध्यान देना है कि पाई और पाई स्टार में स्टार वाले की ऊर्जा हमेशा ज्यादा होगी पाई की तुलना में। जो स्टार वाला होगा, चाहे वो पाई 1 का हो, चाहे वो पाई 2 का हो, चाहे वो पाई 3 का हो, अगर उसके ऊपर स्टार लगाए तो उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो यहाँ पर दो प्रकार का कंसेप्ट काम करता है। एक कंसेप्ट होता है होमो का। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब उच्चतम भरा हुआ अणु कक्षक। और दूसरा कंसेप्ट होता है ल्यूमो का, जिसको बोलते हैं लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अर्थात निम्नतर रिक्त अणु कक्षक के मध्य का ऊर्जा अंतर। अब इसके होमो और ल्यूमो है, जिससे इलेक्ट्रॉन का सुगम जो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है वो भी ज्यादा हो जाएगा और भी निम्न ऊर्जा पर। अब जैसे जैसे अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी अणु में संयुग्मन की मात्रा, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, किसी अणु में संयुग्मन की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी, उसके अवशोषण तरंगदैर्ध्य का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। ध्यान देना, किसी अणु में संयुग्मन की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी, उसके अवशोषण तरंगदैर्ध्य का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। देखो क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती है तो उससे वेवलेंथ बढ़ती है, इसके बारे में हम जानते हैं। एग्जांपल के लिए एथिलीन में कोई भी संयुग्मन नहीं, संयुग्मन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से। एथिलीन में कोई भी संयुग्मन नहीं है तो पाई से पाई स्टार का एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि उसके लिए हमें वेवलेंथ का कम मान चाहिए। ध्यान देना, एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात वेवलेंथ अगर कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। देखो एथिलीन में हमें एनर्जी जो है वो कम चाहिए, तो इस वजह से इसकी वेवलेंथ का जो मान होता है, वेवलेंथ का एनर्जी ज्यादा चाहिए, इस वजह से इसकी वेवलेंथ का मान कम होता है। उसके बाद जब इसमें डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आने से होमो ल्यूमो का कंसेप्ट हो गया। ये है पाई 1, इसको हमने क्या बना दिया पाई 2, एक इसके इलेक्ट्रॉन और एक इसके इलेक्ट्रॉन, इसके और इसके। इसी के कारण पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार बन गया। जो नीचे वाला भरा हुआ कक्षक है इसकी ऊर्जा कम होगी, तो होमो कौन सा होता है, हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा है। अब जो लो है ये होमो है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी यहाँ पर जो ज्यादा है लेकिन ऊपर वाले में सबसे कम एनर्जी इसकी है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं लोएस्ट, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हाईएस्ट है, यहाँ पर ये हाईएस्ट है लेकिन भरा हुआ है, और यहाँ पर ये लोएस्ट है लेकिन अनऑक्युपाइड है, तो इसको होमो बोलते हैं, इसको लोमो बोलते हैं। इन दोनों का एनर्जी गैप कम हो गया। देखो यहाँ पर एनर्जी गैप इतना ज्यादा था, यहाँ पर एनर्जी गैप कम हो गया। एनर्जी गैप कम होने से एनर्जी कम चाहिए, कम एनर्जी चाहिए तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो देखो वेवलेंथ और बढ़ गई। उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर और एनर्जी गैप कम हो गया, पाई 1 पाई 2 पाई 2 पाई 3, ये होमो हो गया, लोमो हो गया, और एनर्जी गैप कम हो गया, और एनर्जी गैप कम हो गया तो वेवलेंथ और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे संयुग्मन होता जाता है, बंधों की संख्या में जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वेवलेंथ के मान में वृद्धि होती जाएगी और एनर्जी के मान में कमी होती जाएगी। तो संयुग्मन से जो अवशोषण बैंड होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर प्रभाव पड़ता है, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण से क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ती है, मतलब जो संयुग्मन है उससे क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगी। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब क्या है, एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड किसी पदार्थ में, किसी यौगिक में पाए जाएंगे, उसकी वेवलेंथ का मान उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो आपको एक चीज देखनी है, डबल बॉन्ड का संयुग्मन, ये ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड का संयुग्मन जितना ज्यादा होता जाएगा, लैम्डा का मान भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा, और एनर्जी का मान उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने बात की
कि किस प्रकार से यूवी स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करने के तरीके क्या हैं, यूवी स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक शर्त है संतृप्त समूह या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होना है। उसके बाद में अगर ये किसके बारे में बताता है, संरचनात्मक समूह के बारे में बताता है, पूरे अणु की संरचना के बारे में नहीं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में बात की। 4 प्रकार के संक्रमण होते हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार जो यूवी में नहीं पाया जाता एनर्जी ज्यादा होने के कारण, पाई से पाई स्टार, उसके अलावा एन से पाई स्टार और उसके अलावा एन से सिग्मा स्टार। 4 प्रकार के संकरण, इनकी ऊर्जा के बारे में बात की। उसके बाद में हमने बात की कि लैम्डा मैक्सिमम पर या वेवलेंथ पर संयुग्मन का अर्थात एकांतर क्रम में इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगे होने का क्या प्रभाव पड़ता है, और जैसे जैसे संयुग्मन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लगने का क्रम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसके वेवलेंथ के मान में वृद्धि होती जाएगी और ऊर्जा के मान में कमी होती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।